नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे खेल की। जी हां, टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं और ऐसा होता नहीं है इस देश में। क्रिकेट से सबका ध्यान हट गया है। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, उस पर निगाहें नहीं हैं। यह अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव है। देश असल खेल की बात कर रहा है, खेलों की बात हो रही है, ओलंपिक्स की। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं जब भी कोई भारतीय मैदान पर उतरता है, देश का तिरंगा लहराने के लिए, देश का गौरव सम्मान बढ़ाने के लिए। और सम्मान बढ़ा भी रहे हैं। टोक्यो में अब तक 2 रजत पदक, सिल्वर मेडल हम जीत चुके हैं। मीराबाई चानू, शुरुआत मीराबाई चानू ने की, लेडीज फर्स्ट। यह औरतों की ताकत है, वुमेन पावर है जो भारत दिखा रहा है। 127 हमारे खिलाड़ी टोक्यो गए हैं, उनमें से 56 महिलाएं हैं। यह अपने आप में गौरव की बात है। देश का गौरव आज और बढ़ाया इस नौजवान ने, 23 साल के इस बहादुर लड़के ने। इसके जिगर के चर्चे हैं, जिगर वाला है। रवि दहिया रेसलिंग में रजत पदक जीता। इसके अलावा लवलीना गरीबी गुर्बत से निकली हुई असम की यह लड़की कांस्य पदक जीतती है। पीवी सिंधु, देश उनके बारे में जानता है, बहुत बार गौरव बढ़ाया, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और आज भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद कांस्य पदक जीता और बधाइयों का तांता लग गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग खिलाड़ियों का अभिवादन कर रहे हैं, उनको सम्मान देने की बातें हो रही हैं। रवि दहिया के गांव में, नाहरी, सोनीपत में गांव है उनका, और ओलंपियंस दिए हैं, अर्जुना अवार्डीज दिए हैं। अब रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई। एक स्टेडियम बनाने की भी बात की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, और बनना चाहिए, अच्छी बात है। हॉकी खिलाड़ियों को 2.5 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार, यह भी अच्छी बात है। पर इन अच्छी बातों में कुछ कड़वी हकीकतें दबी हुई हैं, वो भी उजागर होनी चाहिए। रवि दहिया के गांव में दिन में 2 घंटे बिजली आती है, रात को 6 घंटे बिजली आती है। जब उसकी बाउट थी, उसका दंगल था, तो घर वालों ने, गांव वालों ने इन्वर्टर्स का, बैटरीज का इंतजाम किया। भला हो हरियाणा सरकार का बिजली विभाग को कह दिया, अब बिजली दे दो इस बार कि मैच देख सके। स्टेडियम बनेगा, बनना चाहिए, पहले क्यों नहीं बना? जब हम जीत जाते हैं तब खिलाड़ियों की याद आती है क्या कि जी देश का गौरव बढ़ाया। ये कहां थे खिलाड़ी? इनकी कोई सुध लेता था, इनका नाम जानता था। मैंने पहले भी एक कार्यक्रम किया जब सेमीफाइनल में दोनों हमारी हॉकी टीमें, मेंस टीम और विमेंस टीम पहुंची थी, कि आप में से कितने लोग पूरी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के नाम जानते हैं? कोई नहीं जानता। रवि दहिया का नाम कौन जानता था? लवलीना का नाम कौन जानता था? दिल पर हाथ रखकर बताइए। वंदना कटारिया, बहादुर लड़की, कल ग्रेट ब्रिटेन के साथ ब्रॉन्ज मेडल का टाइटल है सुबह महिला हॉकी टीम का। इस मकाम तक पहुंचाने में वंदना कटारिया ने एक अहम भूमिका निभाई। वो एक प्राउड इंडियन है। लेकिन उनके घर, उनके गांव हरिद्वार में जो है, जब हम सेमीफाइनल का मुकाबला हार गए तो वहां पर सवर्ण, दबंग लोग
उनके घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाने लगे, कपड़े उतारकर नाचने लगे। हार पर खुशी का इजहार हुआ। क्यों? क्योंकि वंदना कटारिया एक प्राउड इंडियन नहीं उनकी नजर में, वो एक दलित लड़की है। अरे दलित भर गए टीम में, ये दलित खिलाड़ी बनने लग गए, इसलिए टीम हार गई। ये न्यू इंडिया है, ये खिलाड़ियों का सम्मान है। जेल में ठूस देना चाहिए ऐसे लोगों को। समाज को बांटने वाले लोग, देश को गौरव पहुंचाने वाले, गौरव लाने वाली लड़कियों के, उनके परिवार के साथ ऐसी बदतमीजी की जाती है। ताली नहीं बजाते ये लोग, जानवर हैं ये। वंदना कटारिया के भाई क्या बोलते हैं इसके बाद सुनिए। इंडिया के मैच हारने पे जो उन्होंने कुछ विदेशी लोगों ने, विदेशी बोलूंगा मैं तो उन्हें, देशद्रोही ही बोलूंगा मैं तो उन्हें, क्योंकि जो उन्होंने जो इंडिया के हारने पे एक मतलब जश्न मनाया, पटाखे फोड़े गए हैं, तो ये तो विदेशी वो देशद्रोही हो गए ना। ये लोग ने तो अपनी कार्रवाई की है और अच्छे से कर रही है कार्रवाई, पर इसमें कुछ जो है राजनीतिक लोग जो है अपनी जाति को लेके और उसे लेके जो गलत विवाद कर रहे हैं, प्लीज ये ना करें। जाति की ही बात नहीं है, देश को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। यहां पर नवीन पटनायक को शत शत नमन करता हूं मैं। किसी राजनेता को मैंने आज तक नमन नहीं किया, लेकिन यहां खुले मंच पर मैं नमन करता हूं नवीन पटनायक का। भला हो, ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं इस देश में, ऐसे नेता हैं कि कोई खैवनहार नहीं था। भारतीय हॉकी का 5 साल से वो स्पॉन्सर कर रहे हैं भारतीय हॉकी को। उड़ीसा राज्य क्रिकेट, अभी मेरे सहयोगी भंडारी मुझे कह रहे थे कि यह बात जरूर कहिएगा कि जो बिजनेस है उसको हम खेल माने बैठे हैं। जो धंधा बन गया है, करोड़ों अरबों रुपए कॉर्पोरेट इंडिया भी दुनिया भर के पैसे खर्च कर देगा, असल खेलों पर पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं। तो नवीन पटनायक जैसे लोग नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बन के आते हैं खिलाड़ियों के लिए, हॉकी को फिर से जीवित करते हैं। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो ये बताते हैं कि देखिए गोल करने वाले तमाम खिलाड़ी वो पंजाब के थे। हर कोई अपने अपने इलाके में अपने अपने वोट बटोरने का जरिया खिलाड़ियों को बना देते हैं। खिलाड़ी डीएसपी बना दिए जाते हैं, फिर वो प्रमोशन के लिए इंतजार करते रहे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन खिलाड़ियों के, दर्जन भर हैं हरियाणा में, नाम जानता हूं सबके, पर्सनली जानता हूं। प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, देश के लिए वो लॉरेल्स लेकर आए। विश्व गुरु बनने की हम बात करते हैं। दुनिया कहां है? हमने जो ये पदक जीते बहुत अच्छा है, 5 पदक हम जीत चुके हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक्स में हमने 6 पदक जीते थे, पर स्वर्ण नहीं आया था। स्वर्ण अभिनव बिंद्रा ने जीता। बाकी हम हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीत गए, बस वो भी पुरानी बात हो चुकी है। हमारा नेशनल स्पोर्ट्स बजट कितना है? खेलों पर हम कितना बजट खर्च करते हैं? 2596 करोड़ 14 लाख, 35 लाख करोड़ के बजट में 2596 करोड़ रुपए हम खेल पर खर्च करते हैं। और जो ये खेलो इंडिया, हमारा खेल तो राजनीति है, असल खेल पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आपको पता है खेलो इंडिया पर, इस अभियान पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, खेलो इंडिया खेलो, पदक लेकर आओ। 890 करोड़ 42 लाख रुपए से घटाकर
उसे 657 करोड़ 71 लाख कर दिया गया। 657 करोड़ रुपए खेलो इंडिया के नाम पर खर्च होते हैं। मतलब हंसी आती है। छोटे मोटे चुनाव में राजनीतिक दल इससे ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में इससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, और हम चले हैं मैदान जीतने। सारी जिम्मेदारी खिलाड़ियों पर डाल दो। क्या तो स्टेडियम बनेंगे, क्या आधारभूत ढांचा बनेगा, क्या व्यवस्थाएं दी जाएंगी। 1169 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए हमने 2016 के रियो ओलंपिक से टोक्यो ओलंपिक्स के बीच अपने खिलाड़ियों पर। 1169 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में हमने अपने खिलाड़ियों पर खर्च किए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड 109 खिलाड़ी चुने गए, उन पर 22 करोड़ रुपए की राजशाही रकम हमने खर्च की। एक प्लेयर पर 5,20,000 रुपए, और हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। देश कमाल कर रहा है, देश बल्ले बल्ले कर रहा है, करना चाहिए। इसकी एक वानगी देता हूं आपको, ओलंपिक्स की नहीं, 1951 में पहले एशियन गेम्स हुए, और यहीं नई दिल्ली में हुए थे, नेशनल स्टेडियम में। ध्यानचंद साहब की मूर्ति भी लगी हुई है। मूर्ति ही लगती है इस देश में खिलाड़ियों की। भारत दूसरे नंबर पर था, 15 स्वर्ण, 16 रजत, 20 कांस्य, कुल मिलाकर 51 पदक। और पहले 11 देशों में चीन कहीं नहीं था। यह ईरान, सिंगापुर, जापान हमसे आगे था, साउथ कोरिया, जो सब हमसे आगे निकल गए। हम उनसे आगे हुआ करते थे। अमेरिका में थोड़े और आंकड़े दे दूं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। अमेरिका में ओलंपिक एसोसिएशन ही नहीं है। हमारे यहां तो एसोसिएशन इतनी बन जाती हैं, सब में राजनेता बैठे होते हैं, और फिर वो प्रधानमंत्री की तारीफ करने लगेंगे अगर कोई खिलाड़ी पदक जीत जाता है। राजनेताओं से भरी है ना सारी फेडरेशंस, वहां खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है। अमेरिका में कोई ओलंपिक एसोसिएशन ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट जरियों से अमेरिकी एथलीटों पर हर ओलंपिक के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ब्रिटेन में खेल का आधारभूत ढांचा ट्रेनिंग के लिए 11,000 करोड़ रुपए। चीन अपने खिलाड़ियों पर 18 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। 100 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं चीन में। हमारे यहां क्रिकेट के स्टेडियम बहुत है, नॉर्मल स्टेडियम पूछोगे तो उंगलियों पर गिने जाएंगे। 25 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैं, 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स स्टडीज के लिए। यहां पूछोगे तो पता ही नहीं लगेगा। पर खुशी का भी मौका है। मैं हर चीज में पलीता नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन कड़वी हकीकत सामने आनी चाहिए। और रवि दहिया के पिता, उनका सीना कितने गर्व से चौड़ा हुआ नाहरी गांव में, जब उन्होंने अपने बेटे को देश का गौरव बढ़ाते हुए रजत पदक लाते हुए देखा। तो क्या बोले। हम खुश हैं जी। ये पहला ओलंपिक था जी, और अच्छा लड़ा जी बहुत, और काउंटर अटैक लगा दिया जी उसको। अटैक इसी के ज्यादा थे जी। और आपने कहा था कि स्वागत की तैयारी पूरी रहेंगी, तो अभी भी स्वागत की तैयारी वैसी पूरी तैयारी है जी। जैसे गांव सा होगा वैसे स्वागत होगा जी। बढ़िया स्वागत करेंगे जी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, खेलो इंडिया खेलो मैदान पर। ये राजनीतिक दंगल बंद करो। आज भी तमाम चैनल्स खेल की कोई बातें नहीं कर रहा। राजनीति हमारे जहन पर, हमारे दिमाग पर इतना हावी है कि छोटी मोटी राजनीतिक खबरों पर हम घंटे भर चर्चा कर सकते हैं। खिलाड़ियों पर, उनके दुख दर्द पर हम बात नहीं करेंगे। खुशियां तो हम बांटेंगे, पर उनके दुख दर्द पर भी कोई नजर डालेगा। और पदक जीतने पर ही याद आते हैं खिलाड़ी। चर्चा में मेरे साथ योगेश्वर दत्त, लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कमाल के
पहलवान हैं योगेश्वर। जगदीश कालीरमन देश के बहुत ही बड़े पहलवान रहे। चंदगीराम उनके बेटे खुद बेहतरीन रेसलर हैं, वो चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रगट सिंह कमाल के हॉकी प्लेयर, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। राजनीतिक चोगा बोल लिया है तो कुछ राजनीतिक सवाल मैं प्रगट जी से जरूर पूछूंगा। राजेश चौहान एक और बेहतरीन खिलाड़ी, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। 2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और बड़ी माफी के साथ आप ऐतराज दर्ज करा सकते हैं, हरपाल बेदी जी और चंद्रशेखर लूथरा। आज की तारीख में देश में खेल पत्रकारिता हो गई, जो क्रिकेट कवर करता है उनको ABCD नहीं पता होती, खेल पत्रकारों को कद्दू नहीं पता उन्हें बाकी खिलाड़ियों के बारे में, पर खेल पत्रकार बने घूमते हैं। ऐतराज होगा तो प्लीज दर्ज कराइएगा। और रवि दहिया के पिता राकेश दहिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। और दहिया साहब मतलब लठ गाड़ दिया, आज तो रवि ने लठ गाड़ दिया, घिसा गल गया, इतना स्वाद गणे दिना में आया। आपकी छाती भी फूल गई होगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुशी है जी हमारे को, हमारे गांव को, हमारे देश को। बोलो, आज आपका बोलन का दिन है। ये नेता तो बहुत बोल रहे हैं, छोरा आपका लठ गाड़ का आया है, थोड़ा बताओ तो दिल में क्या चल रहा था? आज जी हमारा लड़का नहीं है जी, ये जी पूरे देश का लड़का है। बिल्कुल। और पूरे गांव का और पूरे उनके गुरुओं का, महाबली सतपाल पहलवान जी का, और जी ये पूरे भारत देश का और इंडिया भारत, ये मेडल जी अकेले रवि का नहीं है, ये जी पूरे भारत इंडिया देश का है। और सभी ऐसे सोच रहे थे जी कि रवि का मेडल तो पक्का आएगा, पूरे देशवासियों गाँव वासियाँ, मतलब गोल्ड की भी पूरी वो थी, गोल्ड आएगा। हमारी भी तमन्ना ये थी गोल्ड आएगा, पूरा भरोसा था। पर ये इसको अटैक ज्यादा किए हैं, वो काउंटर अटैक मार गए जी। वो जो रशिया वाला खिलाड़ी था वो काउंटर अटैक मार गया। अरे कुछ ना मारा, इसलिए जी राकेश जी दहिया साहब कोई दिक्कत नहीं, 23 साल का छोरा है, बहुत आगे जाओगा। और देश दिल जीत लिया, छोड़ो पदका का चक्कर, दिल जीत लिया आज। हाँ जी, हाँ जी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। जब बालक था, जब छोटा था रवि, तो क्या कुछ करे। आपके मन में कद आया कि रवि ने पहलवान बनाऊंगा? हाँ जी, जी हम छोटे बच्चे थे, हम भी, हमारा बाबू भी जी रवि का दादा था, हॉकी खेले आता जी। अतः हमारे बाबू और भी गाँव के बताओ हॉकी बढ़िया खेले आता, पर घर का कोई ब्योत नहीं था, वहां तक नहीं पहुंच पाए। फिर हमने भी सोची हम भी थोड़ी पहलवानी कर लें, घर का जी गुजारा है ना था, कहाँ से खर्चा चल लगा। फिर मैं अपना छोटा भाई राजेश, वो छोटा जी खाड़े में ये कर ले, वही गाँव के बहुत बढ़िया बढ़िया पहलवान हुए हैं। वो भी मिट्टी के पहली दूसरी पे कुश्ती लड़ा करता दंगला में, वो भी इस सत्र पर नहीं पहुंच पाया जो आपका सभी का देशवासियों का रवि पहुंचा है। इसको हमारे को संतुष्टि मिली है भाई सच्चे मन से और सभी के तपस्या से और सभी के योगदान से इसको ये परमात्मा ने रिजल्ट दिखाया है सभी देशवासियों को। जब दिल में जी बहुत खुशी हुई है। और ये जी हम तो खेती का जुड़ गया जी, फिर हम तो कहाँ करेंगे जी, वो भाई नहीं पहुंच पाया, फिर खेती करते थे जी, 1 किले से भी कम जमीन हमारी। देश का सर ऊंचा कर दिया दहिया साहब। आप नीचे मुंह करके बात कर रहे हैं, चौड़ी छाती तो बात करो ना, सीधा कैमरा की हानि देख के और सीधी बात करो ना। आपने देश का सर ऊंचा करा है। आप जिसे माँ बाबू हो जाए तो ये देश का जो है ना भविष्य, वो सुरक्षित है। नीचे ना देखो, सीधी देख कर बात करो। हाँ जी, हाँ जी। और आपका तो गांव, आपके गांव में तो निरे ओलंपियंस, निरे अर्जुना अवार्डी विनर, कोई भी चीज में जी। हाँ जी, बोलो बोलो।
हाँ जी, हमारे गांव में जी ये पहला जी बुरू पहलवान था जी, और ये महावीर नाम था जी, महावीर का, करते हाँ। वो ओलंपिक में गया था जी 52 किलो में, और अमित पहलवान जी ओलंपिक में, हाँ। फिर ये 2012 में जी ये अमित पहलवान गया था जी ओलंपिक में, और जी ये 20 वाले में ओलंपिक में जी रवि कुमार आपका लड़का सबका ये ओलंपिक में मेडल लाया है जी, और सभी देशवासियों का सभी का योगदान है जी, सभी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। और गांव में और भी बहुत खिलाड़ी हैं जी, हमारे परिवार में भी थे चांद पहलवान, सुंदर पहलवान और लीलू रघुवीर पहलवान जी, और भी बहुत बड़े बड़े पहलवान, बहुत शौक है जी, गणे कई पीढ़ी ऐसे जी हमारे गांव पूरा में गांव मतलब सुविधा खिलाड़ियां का गांव बढ़िया है। आप देखो, आपका दिल इतना बड़ा है दैया साहब, आप न्यू कहो कि जी सबका योगदान है, पूरे देश का योगदान है, मैं न्यू कहूँ आपका योगदान है। अरे यार रवि की मेहनत है, अब वो पदक लेकर आया ना, तो आज ठीक है जी, कह दिया मनोहर लाल खट्टर ने, मुख्यमंत्री ने, इब स्टेडियम बनाओगे, स्टेडियम तो पहले बन सका था, यो जीतने के बाद याद आओ है सबको। पहले रवि का ख्याल खातर या उसकी मदद करने खातर कितने लोग सामने आए थे दैया साहब, ईमानदारी से बताइए, मैं राजनीति नहीं कर रहा आप गला। ना जी राजनीति में भी नहीं कर रहा जी, गांव से जी जो कोई फसल नष्ट हो जाती है, कहीं से पैसे उधारे सधारे भी जी, गांव तो एक राम होता है जी, गांव से लेना देना भी पड़ता है जी, अतः गांव से मिलजुल कर किसी का काम किसी का करवा दे, किसी का कर दे, ऐसे ही काम चलता है जी शुरू से। गांव से मिलकर नहीं चलेंगे तो कैसे कामयाबी मिलेगी जी। और ये तो जी गांव में हर एक में ये तो करना पड़ता है जी, जब भी कुछ अपने सारे अपने दर कोई सुविधा नहीं है गांव में, ऐसे जैसे मैं जमीन बोल रहा हूँ, किसी का रास मांग लिया, कोई हमारा ले गया, ऐसे काम चले आज। दिन में 2 घंटे बिजली आओ है, रात ने 6 घंटे बिजली, सही बात है ये दैया साहब, अगर दिन में 2 घंटे बिजली, रात ने फिर 6 घंटे आ जाएगी। रात ने जी 2 घंटे आओ है। अच्छा, रात ने जी तकरीबन रात ने लाइट रह जाए जी, दिन में कम आओ है। दिन में कम आओ है, रात को कितनी रहे? अच्छा, तड़के 5:30 बजे चली जा जी, शाम को 5-6 बजे 6:30 बजे आओ जी, दिन में 2 घंटे आओ है। दिन में 2 घंटे आओ। और पीछे हमारी माँ, देश की माँ बैठी है, मैं न्यू सुनू था रवि ने चूरमा बहुत पसंद है, इब चूरमे की तैयारी हो रही है, टोक्यो तो आता है, सब तो पहले चूरमा खुआओगी हमारी माँ रवि ने। आज ये चूरमा भी खाओगे जी, ये खीर हलवा जी, ये अपना देसी हरियाणा का खाना है जी, ये खाते हैं जी। और अब तो जी सरकार भी पूरे भरोसा सरकार पर जी, हमारे को सभी को गांव को सुविधा मिलेंगी जी, स्टेडियम की और हॉस्पिटल की वगैरह, और जी गांव के रोड टूट रहे हैं, जितने जो भी काम हैं वो पूरे अच्छे होंगे, पूरा भरोसा है सरकार पे। और रवि को भी जी सुविधा मिलेंगी, और भी अच्छी मेहनत करेगा, और भी देश का नाम रोशन किएगा। आप जैसे ही लोग चैंपियंस को पैदा करते हैं, प्रगट सिंह जी, राकेश दैया जैसे ही माता पिता चैंपियंस को पैदा करते हैं, पूरे देश का योगदान की बात कर रहे हैं, सरकार पर पूरे भरोसे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप अब राजनीति में भी हैं, मैं कड़वा सवाल पूछूं, जीत के बाद तो सब आ जाते हैं, सब राजनेता जी हमारा भी योगदान है जी, बहुत अच्छा करा जी, देश का गौरव बढ़ गया। खिलाड़ियों को पूछता है कोई इस देश में, असल खिलाड़ियों को? देखो चौधरी साहब, आप बिल्कुल आपने जो लाइन पकड़ी है, आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि क्योंकि इस देश में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है जहां से हम खिलाड़ी को तैयार करना होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी को बनने के लिए 10 से 15 साल का समय चाहिए, और वो स्कूल से होके, कॉलेज से होके, यूनिवर्सिटी से होके इस सारी प्रक्रिया से गुजरता है, लेकिन उसको किस किस हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। राजनेता तो क्या, हमारे इवन ब्यूरोक्रेट भी इसको समझते नहीं है कि हमने एक प्लान करना है और लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक प्लेयर को 10 से 15 साल का जब समय लगता है तो उसमें उसकी ट्रेनिंग की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसको बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, उसके ट्रेनर्स, उसके फिजिकल ट्रेनर्स, उसके कोचेस,
उसके जो भी पैरामीटर्स उसने लेने हैं उसको देने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो अच्छे घरों के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो गैजेट्स पे होते हैं, एसी कमरों में होते हैं, वो अफोर्ड करते हैं। लेकिन जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो अफोर्ड नहीं करते, लेकिन उनको लुक आफ्टर करने वाला भी ऑलमोस्ट कोई नहीं होता। ये इनकी अपनी मेहनत होती है। लेकिन जब ये नेशनल कैंप्स में जाते हैं, जहां कहीं ना कहीं फेडरेशन इनको लेके जाती है, तो वहां जाके थोड़ी बहुत, मैं नहीं कहता कि इनको वहां भी पूरी सुविधाएं मिलती है, थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती है, और उसी का नतीजा है कि हम कभी 2 मेडल, कभी 5 मेडल, कभी 3 मेडल। क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं, जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो 2032 की बात कर रहे हैं, 2036 की बात कर रहे हैं, और उनका जो टोटल उनका बजट है, इफ यू लुक एट द बजट, आप जब बजट पढ़ रहे थे तो बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो 10 से 15% ऑफ देयर टोटल बजट दे स्पेंड ऑन द जो यूथ के ऊपर, क्योंकि उनकी यहां पर 2596 करोड़ 14 लाख रुपए हमारा स्पोर्ट्स बजट है। मतलब इससे बड़ा मजाक हो सकता है? खिलाड़ियों के लिए ताली बजा रहे हैं, दे क्या रहे हैं हम? सर बेसिकली मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि लड़ाई क्या होती है, जब मैं इंडियन टीम का कैप्टन था उस समय भी, क्योंकि बेदी साहब यहां बैठे हैं और हमारे राजेश जी बैठे हैं, क्योंकि उस टाइम भी लड़ाई जो होती थी कभी किट के लिए होती थी, कभी खाने के लिए होती थी। क्योंकि केपीएस गिल से लड़ाई हुई, उसके बाद मिस्टर कलमाडी से हुई। सो अब मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूं, पहले सुखबीर बादल से हुई, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह से हो रही है, क्योंकि वो स्पिरिट नहीं जाती। चौधरी साहब, जो रियलिटी है, क्योंकि हमने वो फीलिंग कहीं ना कहीं अपने में पाल रखी है कि हम अगर ऐसा कर सकते हैं जहां देश का गौरव बढ़े, जहां हमारे देश की स्पिरिट बढ़े, क्योंकि हमें तो पॉलिटिकल सिस्टम ने पूरी ने बांट दिया, नहीं गुलाम बना रखा है। अगर मैं ये कहूं प्रगट भाई, अब आप राजनेता बन गए हैं, लड़िए, हम तो कहते हैं खूब लड़िए। अब संदीप सिंह भी खेल मंत्री बन गए हैं, उन्हें और लड़ना चाहिए। वो 12 ओलंपियन जिनके प्रमोशन रुके हुए हैं, प्रमोशन मिलना चाहिए। पर एक चीज मुझे ये समझाइए, आपने केपीएस गिल, कलमाडी का नाम ले दिया, वो इतनी लंबी फेहरिस्त में पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। देश में एक खेल संघ बताइए कि खिलाड़ी उसका अध्यक्ष है। ये सारे राजनेता बने हुए हैं, सब राजनेता अध्यक्ष हैं। खेल का खे नहीं पता, वो खेल के अध्यक्ष हैं। एक्चुअली वैसे तो अगर इस टोटल सिस्टम को देखें, जो ब्यूरोक्रेट्स में, इवन के जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जहां मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में, जहां जो सूबे हैं उनके जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देखोगे तो हार्डली एनी टेक्नोक्रेट्स यू विल फाइंड। और उसमें भी इतनी बाधाएं जो है वो ब्यूरोक्रेसी डालती है, पॉलिटिकल लोग इसको समझते नहीं है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे हम काम ही नहीं करना चाहते, हम यूथ को शेप अप ही नहीं करना चाहते, हम यूथ को वो फीलिंग ही नहीं देना चाहते। क्योंकि आज भी जब, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो है वो जब मेडल जीते हैं, मेरा ख्याल है कि हमारे जो इमोशंस है वो वहां पहुंच गए जब हमने जहां हॉकी छोड़ी थी, क्योंकि बहुत लंबा अरसा इसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा सकते हैं, उसमें वो मौका आ गया है, वो मौका आ गया है। योगेश्वर दत्त, आपने भी देश का गौरव बढ़ाया है, और अभी तो रवि दहिया की बात नहीं, अब दीपक पूनिया, चलिए हार गए, कोई बात नहीं, हारे नहीं, हम सबका दिल जीता है। और अभी तो बजरंग भी उतरने वाले हैं, बजरंगी भाई भी उतरेंगे कल मैदान पर। तो देश में खेल तो बढ़ रहा है, पर यह व्यवस्था की देन है या आप जैसे लोगों का और आपके माता पिता का जज्बा है कि यह गौरव हासिल हो रहा है? योगेश्वर भाई, देखिए, बिल्कुल सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो आज हिंदुस्तान ने सिल्वर मेडल जीता है कुश्ती से, और लगातार 4 ओलंपिक में कुश्ती से हिंदुस्तान को, हमारे देश को मेडल मिले हैं। आज सिल्वर मेडल के साथ पूरे देश को खुशी का मौका दिया है मेरे छोटे भाई रवि दहिया ने। और मैं आपको बता दूं कि जितनी मेहनत पहलवान की लगती है, उससे ज्यादा कहीं कुश्ती की मैं बात कर रहा हूँ।
पहलवान के माता पिता की लगती है। सुबह 4 बजे पहलवान उठता है, 3:30 बजे पहलवान के माता पिता उठते हैं, दूध निकालते हैं, उसके बाद फिर लेके अखाड़े तक पहुंचाते हैं। वो सफर चाहे 30 किलोमीटर का हो चाहे 50 किलोमीटर का हो, यहाँ पे दोनों को और साथ में कोच को शेयर जाता है। अगर ये इतनी मेहनत ना करे तो यहाँ पे आज कुश्ती जिस मुकाम पे खड़ी है, इस मुकाम पे आज कुश्ती नहीं होती। सबसे ज्यादा योगदान होता है इनका, माता पिता का, गुरु का, पहलवान के साथ साथ। उससे अलग है, जिस तरीके से आप देखोगे कि हिंदुस्तान में कुश्ती बड़ी है, वो पहलवानों की मेहनत से बड़ी है। पहले हमारे देश में कोई ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं था कुश्ती का। 1952 में केडी जादव जी का मेडल आया था, उसके बाद 2008 में मेडल आया। अब हमारे पहलवानों की सोच बदली है, एक मेडल के लिए भूख जगी है, मेडल के भूखे आज हमारे पहलवान, और उसको जीतने के लिए अपनी जी जान लगाते हैं। कोई भी आज ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने नहीं जाता, कोई नहीं जाता कि लोग मेरे को ओलंपियन बोले। हमारे पहलवान चाहते हैं कि हमें ओलंपिक मेडल, ओलंपिक गोल्ड जीतना है। ये आपने, सुशील ने, आप लोगों की देन है ये जो मानसिकता बनी। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात रवि तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, योगेश्वर भाई, आप ही वाले कमरे में रहा था ना छत्रसाल में? बिल्कुल भाई, जिस कमरे में मैं रहता था उसमें उसकी मेरे बाद रवि राय। और बहुत अच्छी, सबसे बड़ी बात यह है कि कुश्ती से पहलवानों में, लड़कों में तीन पहलवानों ने ओलंपिक मेडल जीता, 4 ने जीता है, केडी जादव से 5 जीता अभी, और हम तीनों ने 17 स्टेडियम में ट्रेनिंग की है। और सुशील ने, मैंने और रवि ने, और दीपक पुनिया भी वहीं था कुछ दिन, अभी कहीं और अखाड़े में गया वो, और मेडल के काफी नजदीक था। मेरा कहना यह है कि एक पहलवानों की सोच बदली है मेडल जीतने के लिए। आपने कल रवि की कुश्ती देखी होगी, तीनों कुश्ती बेजोड़ तरीके से जीतता है ये। और जो कजाकिस्तान के पहलवान के साथ थी, उसको चित कर रहा था जब ये, उसने इसको बुड़का भी भर रखा था, बुड़का भर रखा था, हाँ बुड़का भर रखा था। वो पूरी वो फोटो भी आई है, फिर छोड़ा नहीं ना, करके 7 पॉइंट का फर्क। और जो उसने आखिरी 58 सेकंड में काम करा है, मतलब ऐसा दंगल मैंने भी कई देखे हैं, कमाल का था कल। बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब कि ये रवि का जज्बा ही था, ये मेडल जीतने की भूख थी। ये जो आप भूख की बात कर रहे हैं ना योगेश्वर भाई, जो आप भूख की बात कर रहे हैं आप, या भूख है, इसने हम सलाम कर रहे हैं। भूख होनी चाहिए भाई, ओलंपियन बनने तक काम नहीं चलता, मन तो मेडल विनिंग ओलंपियन बनना है। पर इस यह जो आपकी भूख है, वह तो एक जगह सरकार उसमें कितना समर्थन करे है, कितनी थाली परोस है। अब आप जैसे रेसलिंग से रिटायर हो गए भाई, नौकरी मिल, डीएसपी बना दिए, एहसान कर दिया कि ये सरकारें एहसान करती हैं क्या और उसके बाद भूल जाती हैं? मैं बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने भी चुनाव लड़ा है योगेश्वर भाई। बिल्कुल, हमें अगर खेलों में महाशक्ति बनना है तो हमें ग्रास रूट पे, गांव देहात में मजबूत ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। खेलूंगा जब मेडल बढ़ेंगे, नहीं तो हम 5, 7, 10 मेडल तक सीमित करेंगे। खिलाड़ी जब सीनियर में या जूनियर में या इंडिया कैंप में पहुंच जाता है, फिर वहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं, हर तरीके से सुविधा मिलती है कैंप में पहुंचने के बाद। उसकी सारी चिंता दूर हो जाए। उन्हें डॉक्टरी, मेडिकल की सुविधा मिल रहा है, कोच भी बढ़िया मिल रहे हैं, प्रैक्टिस के साधन भी बढ़िया मिल रहे हैं। पर आप गाँव में, आज बहुत से गाँव ऐसे जिनमें सुविधा नहीं मिल पाती, प्रतिभा गाँव में दम तोड़ते हैं। इसलिए अरे नहीं, आगे क्या होगा? पहलवानी में सफल नहीं हुआ, किसी भी खेल में, बॉक्सिंग हो, शूटिंग हो, मैं सफल नहीं हुआ। मेरे माँ बाबू ने पूरी अपनी जिंदगी की जमा जोखू लगा दी, सारी मेहनत कर दी, तो मेरा क्या होगा? ये तलवार आपके ऊपर लटकी रहती है कि नहीं? हर खिलाड़ी के ऊपर भारत में सब पे लटकी रहती है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो गांव में प्रैक्टिस करे, गांव में वो चोट की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, बहुत से लोग हैं जो रिस्क ले ले हैं कि भाई कोई देखी जाएगी, कर्जा उठागा बालक ने खाड़ियां छोड़ दे, देखी जाएगी जो होगा। कोई बन जाए तो ठीक है, जो नहीं बन जाता वो ब्रांड मटीरियल है। हाँ, बस जीत जाओ तो आ जाएंगे नेता, न्यू कहेंगे जी देश का गौरव बढ़ा दिया, बाकी नाम भी ना जानते, और अपॉइंटमेंट लेते रह जाओ, दफ्तर के बाहर खड़े रहो। होता है ना ये खिलाड़ियों के साथ। ये तो 130 करोड़ की जनता है, सबके साथ हुआ है, उनमें खिलाड़ी भी आगे और भी बहुत से लोग आगे। पर इसमें जैसे आज ये बता दूं, मैंने इतने चलना बटोई 2 मिनट की कुश्ती रवि की निकल गई थी, सारा क्रिकेट साल रहा था। इसमें खिलाड़ी जो आज एक पहचान बने खेल, उसमें मीडिया का योगदान भी है। बिल्कुल है।
हम जिम्मेदार हैं। मैं तो अपने गिरबान में झांकने तैयार हूं पक्का। इस मामले में सबसे बड़ा जिम्मेदार यो मीडिया है। क्रिकेट के अलावा खेल नहीं मानता। सोनी टीवी पर मैं देख रहा था 5-6 चैनल थे, 3 नंबर क्रिकेट चल रहा था 2 देशों का, और जिस पूरी दुनिया खेल खेल रही थी वहां पे इतना 6 मिनट का था खेल हुआ है सारा, 2-4 मिनट और निकल जाता, कुश्ती निकल गई थी। और कितने लोग ऐसे होंगे जो कुश्ती नहीं देख पाए होंगे। कम से कम हर फाइनल वाले जनता हर टीवी पर, हर चैनल पर, न्यूज पर 6 मिनट रवि के नाम होने चाहिए थे, इस देश के नाम होने चाहिए थे, ओलंपिक के नाम होने चाहिए थे। वे क्रिकेट तो 365 दिन में शायद 300 दिन चलता होगा। और खेलों में ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये 3 गेम्स हैं जो टीवी पे आते हैं। उससे अलग एशिया चैंपियनशिप होती है और टूर्नामेंट, इतने वर्ल्ड लेवल में टूर्नामेंट हो हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो हैं, कहीं दिखता ही नहीं। तो ये मानसिकता कब बदलेगी? हाँ, सही कह रहे हैं आप राजेश, ये मानसिकता बदलेगी भी क्या, या 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात खिलाड़ियों के लिए? संदीप भाई, पहले तो आपने इतने बड़े बड़े सितारों को बुलाया है, उन सबको नमस्कार। और पूरे देश को रवि भैया ने जो खुशी दी है उसके लिए भी सबका धन्यवाद और सबको बधाई। और जिस गांव में रवि भैया पैदा हुआ है, भगवान की उससे उसी गांव में हॉकी इतना पुराना खेल है, लड़की भी और लड़कियां भी, इतनी अच्छी टीम होती थी उस गांव की। और उसी गांव के जो मेरे जो सबसे पहले गुरु थे वो भी उसी गांव से है। और मैं आपकी और सबकी जिन्होंने भी ये बोला है, प्रगट भाई साहब ने बोला है, योगेश्वर जी ने बोला, आपने बोला, मैं उन बातों से सहमत हूं। लेकिन ये बदलाव तब आएगा जब हम सब प्लेयर ये जिम्मा उठाएंगे, जिस तरह से गोपीचंद जी ने उठाया है, जिस तरह से सतपाल जी ने उठाया है, जिस तरह से पंजाब में प्रगट भाई साहब ने उठाया था। और हर प्लेयर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने अपने इलाके में। ऐसे सेंटर, हमें सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। सरकार से जो लेना है वो भी लेना पड़ेगा, और जो समाज से लेना है, जो गांव से नहीं, आईना तो दिखाना पड़ेगा ना राजेश। सरकारों को, व्यवस्था को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आईना तो दिखाना चाहिए ना। नवीन पटनायक के ही जहन में ये आइडिया क्यों आया? नवीन पटनायक ही 5 साल से पुरुष हॉकी और महिला हॉकी को स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं? वरना स्पॉन्सर नहीं था कोई इंडियन हॉकी का। आपकी बात से सहमत हूं कि और हम सब उनके प्रति, उन्होंने जो कर्म किए हैं उनके नतमस्तक हैं उनके काम से। और मैं भी ये सबसे दुआ करता हूं कि जैसे योगेश्वर दत्त जी और प्रगट भाई साहब या संदीप सिंह, इन्होंने एक आगे बढ़ के वो लिया है कि हम भी राजनीति में जाएंगे और उनको ही बदल देंगे जो हमें रोकते हैं। तो मुझे खुशी होती है इन लोगों को देख के, और मुझे पता है इनके साथ में रहा हूं, कैसे ये प्लेयर के लिए लड़ते हैं, कैसे देश के लिए लड़ते हैं, और कैसे ये ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं, कैसे हम ग्रासरूट लेवल पे अपने गांव में सुविधाएं दे सकते हैं। अगर हम भी चाहें तो पता नहीं कितने पद ले सकते हैं। लेकिन हमारा एक ही मन रहता है कि भारत को विश्व शक्ति बनाना है, महाशक्ति बनाना है, और इसीलिए सभी लगे हुए हैं और सबको लगना चाहिए जो घर में भी बैठे हैं। नहीं, ये पूरा एक राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए ना राजेश। ये हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, ये पॉकेट्स में ही क्यों खेलों की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, और ये हमें मिलकर करना चाहिए सभी को। अभी प्रगट भाई साहब ने पंजाब में किया, उसका नतीजा ये है कि आज 9-10 प्लेयर, और वो प्लेयर आ रहे हैं जो सारे स्किलफुल प्लेयर हैं, जिन्होंने 3 मौके मिले और तीनों को गोल में तब्दील किया। और उसका नतीजा ये है कि उन्होंने हर पॉकेट्स में ऐसे कर दिया। और इसी तरह से हर जहां हॉकी नहीं होती, जैसे आप देख रहे होंगे कि केरल में हॉकी नहीं होती थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गोलकीपर केरल से निकल के आ गया। केरल से। तो इसको पूरा अभियान बनाना पड़ेगा ना हरपाल बेदी। ये अभियान बनता दिख रहा है आपको? ये खेलो इंडिया, खेलो, मैंने पहला सवाल जो रखा, मैदान पर हम सियासी खेलों में इतना लगे रहते हैं, असल खेल को तो हम भूले बैठे हैं। खेलते भी हैं हम। जी सुनिए, मेरा ख्याल टाइम तो खत्म होने वाला है। ना आप बोलिए ना, पूरा वक्त दूंगा आपको। तो देखिए, आपने बहुत ऐसा बस स्क्रिप्ट बनाया जैसे सत्यजीत रे की फिल्म है ना, इमोशनल। आपको मैं एक बता दूं, एक छोटी सी बात सुन लीजिए। जब यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है सिपाही भरने के लिए, आर्मी जवान के लिए 15 से 20 हजार आदमी जाता है, जिसमें बी और एमए वाले होते हैं। तो कई बार भगदड़ मच कर पुलिस फायरिंग होती है, सिर्फ नौकरी के लिए जाता है।
आपने इन प्लेयरों के बारे में कहा दे हैव बीन हेवीली पेड, और अच्छा ये डीएसपी का बात, हर आदमी पुलिस में क्यों, व्हाई नॉट दे बी अपॉइंटेड एज ए फिजिकल डायरेक्टर, स्कूल में कॉलेजेस में क्यों नहीं, जाके लोग देख सके कि ये युवराज सिंह है, ये मेरा आइडियल है, इससे मैं सीखूं। पुलिस में क्यों, व्हाट इज सो फैसिनेटिंग अबाउट पुलिस? और पुलिस में रुकेंगे आप डीएसपी पे? पीटी उषा को रेलवे में भर रहा था, पीटी उषा टू रिजाइन बिकॉज उसको एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके उसको यूपीएससी क्लियर करना था, रूल नहीं तोड़े जा सकते। आप वाई नॉट, इतनी यूनिवर्सिटियां हैं पंजाब में, 6 यूनिवर्सिटियां हैं, हर जगह आप डायरेक्टर क्यों नहीं बनाते? पुलिस में क्यों देते हो आप? व्हाट इज द फैसिनेशन फॉर पुलिस? जो लड़के को आइडल बनाइए। नंबर 1, हर प्लेयर हैज बीन, इनमें कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो डिप्राइव्ड है। ये कहानियां तो सही हैं कि गरीब सारे, क्योंकि 80 से 90% जो दुनिया का एथलीट है दुनिया का, वो गरीब फैमिलियों से आता है। कभी आपने रॉकफिलर की सुना है? रॉकफिलर का, स्टीव जॉब का, जो बड़े बड़े अंग्रेज, उनके किसी फैमिली के सुना है? कभी आपने सुना है प्रिंसेस फैमिली से आता है? गरीबों से आता है, घेटाओं से आता है। ये गरीबी, अच्छा गरीबी को लेके हम इतना इमोशनल और ब्लैकमेल करते हैं दूसरों को। एक आदमी, हम भी गरीब थे, आप भी गरीब थे, वी पिक्ड अप, इसी के हर आदमी गरीबी से पड़ा। ये जी वो इस हकी से खेलता था, भाई हमने भी टूटे हुए टाइपराइटर से काम किया था। आप बढ़ते हैं। अच्छा, तो 130 करोड़ देश के लोगों के देश में 2596 करोड़ रुपए हम खर्च करें खेल पर, खेलो इंडिया खेलों को 230 करोड़ रुपए कम करके 657 करोड़ कर दें। आपने बीच में कर दिया। आप देखिए हिंदुस्तान को उसका उनके सामने कंपेयर कीजिए। इस बार जितना पैसा, इस बार ये मैं दावे, और चेक कीजिए आप, मैं चेक करता हूं सारी चीजें। नहीं देखिए जितना पैसा इंडिया ने इस पर खर्च किया पिछले 6 साल में स्पोर्ट्स पे, ओलंपिक्स पे, दुनिया के किसी भी डेवलपिंग कंट्री ने नहीं खर्चा। आपको कोसोवो ईस्ट दिल्ली से छोटा है, 2 गोल्ड मेडल। अच्छा एक और छोटी कहानी की सुना के फिर आप सुनेंगे। यहाँ पर हर साल एयरटेल मैराथन होता है, नाइजीरिया, कीनिया, युगांडा आते हैं और जीत के चले जाते हैं। उनको कोई एसोसिएशन नहीं भेजती, ना कोई गवर्नमेंट भेजती, वो अपने खर्चे से आते हैं। फिर वो आते हैं बॉम्बे में, टाटा मैराथन होता है, जीत के चले जाते हैं। फिर वो आते हैं, गरीब हैं वो। तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कौन है हरपाल बेदी? हमारे देखिए हमारे सिस्टम में प्लेयर भी इतने जिम्मेदार हैं। अभी प्रगट सिंह जी बोल रहे थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज मैं उनको बताना चाहता हूं, पंजाब गवर्नमेंट के मंत्री ने अनाउंस किया कि अगर हम जीतेंगे तो हर पंजाबी प्लेयर को 2.5 करोड़ रुपए मिलेगा। बस 10 प्लेयर है पंजाबी, 28 करोड़ रुपया। रोज वहां पर लाठीचार्ज हो रहा मास्टरों पे, रोज। उनके कहते हैं हमारे पैसे नहीं है। आप देखिए तो वो खिलाड़ी जो मेडल लेके आएंगे, बाकी खिलाड़ियों का भविष्य क्या है वो सुनिश्चित होता है, आप ये कह रहे हैं? सब जो ओलंपिक्स में थे, खैर आप पता तो करिए, इनको सबका नौकरियां हैं। हाँ। इनके ओलंपिक्स क्यों गए? मैं बिल्कुल, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, एक सेकंड। देखो सुनिए, सारा दिन ये हॉकी के प्लेयर, सुनिए, दुनिया में कोई भी जगह कोचिंग का बोलते हैं, हमें हॉकी प्लेयर प्रगट जी पूछिए, दुनिया में किसी जगह इतनी ट्रेनिंग नहीं होती। 24 भाई हमारा क्या है, हर जगह 3 नेशन टूर्नामेंट हिंदुस्तान, 4 नेशन टूर्नामेंट कहां से? 90 दिन हमारी शूटिंग की टीम क्रोएशिया में रही, 90 दिन। किसने पैसा दिया? गवर्नमेंट। किससे? 90 दिन। उसके बाद वो गए हैं कहां पे? चार्टर फ्लाइट से यहां पर से गए। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? चार्टर फ्लाइट से यहां पर से गए, वहां से टोक्यो में गए। नहीं अफोर्ड करेगा। मोटी बात ये है कि खिलाड़ी हमारे लिए गौरव लेकर आ रहे हैं, हमारे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं, हम भी तालियां बजा रहे हैं, उनकी खुशी में शामिल हो रहे हैं, उनके गम में भी शरीक हो रहे हैं। लेकिन बरसाती मेंढक हम ना बने। ये 2 दिन की कहानी नहीं है। सही मामले में विश्व गुरु हमें बनना है तो खेलों में भी हमें शीर्ष पायदान हासिल करने होंगे और उसके लिए व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। ये राजनीति के खेल को छोड़कर असल खेल पर असल ध्यान देने की जरूरत है और खिलाड़ियों को तो हम सलाम करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।